नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 21 मई 2022 एंड डेली करंट अफेयर्स का सोर्स हमारा वही रहने वाला आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज, राइट। डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको क्लियरली मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पीडीएफ को पूरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग एडमिशंस एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स या फिर यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.bhadrasacademy.in। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है देन आई मीन मेंस का पेपर, देन मेक श्योर दैट यू गिव द इंटरव्यू सेशन एज वेल। एंड वो आज से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपने आप भी आज तक रजिस्टर नहीं करवाया जल्दी से रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी से आपका क्लासेस भी लाइक इंटरव्यू सेशन से स्टार्ट हो जाने वाली है, राइट। सो मेक श्योर यू डू दैट, राइट। एंड एनीवेज चलिए आज का मेन हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं। रिगार्डिंग असम ट्रिब्यून से लिया गया है, डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड है बेसिकली। नाउ क्यों ये क्या है रिलेटेड, दैट आपको पता होगा, मेटा है ना, फेसबुक की पेरेंट कंपनी। देखो टेक्निकली फेसबुक पहले थी, ठीक है, पहले नाम उसका फेसबुक ही था, है ना। बट अभी क्या हो गया ना, दैट जब से इन्होंने डिसाइड किया है दैट मेटावर्स का ट्रेंड बहुत चल रहा है, आपको पता होना चाहिए मेटावर्स, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा की टर्म है जिसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कभी क्लासेस में मैं अच्छे से करवा दूंगा उसको, ठीक है। बट अभी तक के लिए फेसबुक को ये नाम बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट कंपनी का नाम ही मेटा रख दिया। पहले इसका नाम था फेसबुक, फेसबुक के अंडर सब कुछ आती थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब कुछ। अभी क्या हो गया, दैट पेरेंट कंपनी का नाम हो गया मेटा। अब मेटा के अंडर आता है फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद और भी जितने सारे छोटे मोटे ये लोग के पास ऐप है सारे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको पता होना चाहिए देश में कितने जने, ऑलमोस्ट हर जने फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक का अनडाउटेडली एक फुटप्रिंट अगर देखोगे बहुत तगड़ा फुटप्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब उसी के संदर्भ में यह बोला गया है दैट फेसबुक जो है, दैट इज़ मेटा कंपनी जो है, वह आपका असम पुलिस के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप में डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम कैरी आउट कर रही है असम में, जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल। नाउ सवाल होता है दैट ये क्या मतलब आसाम गवर्नमेंट क्या कुछ पैसे दे रही है क्या उसको? देखो सब समय पैसे नहीं लिया जाता, ठीक है। ऐसे ही वो इंडिया से कितना कमा रहा है फेसबुक, ठीक है। कुछ कुछ काइंड ऑफ सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी बोले, उसके तहत भी काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो उसी के तहत बेसिकली आसाम पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने यह प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाएगा। और साथ ही साथ डिजिटल अरीना में बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए, दैट हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, कभी कभी फ्रॉडबाजी होता है, तो वो सबसे कैसे बचा जाए, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। दैट मेन फोकस क्या रहने वाला है, दैट डिजिटल सेफ्टी प्रैक्टिसेस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए अपने लाइफ में, राइट। और यूथ्स को कैसे हम लोग इजी एक्सेस प्रोवाइड कर सके इन वेरियस सेक्टर, जैसे जैसे डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस सेशन, यूथ को कैसे अवेयर किया जाए, यूथ को कैसे डिजिटली लिटरेट किया जाए, ट्रेनिंग रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद नॉलेज रिपोजिटरी कैसे लोगों की बढ़ाया जाए, सेफ्टी वीडियोस, राइट, क्या क्या होते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ बोली जाएंगी, चाइल्ड एंड एडल्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सब कुछ सिखाई जाएंगी बेसिकली लोगों को, नॉर्मल जो लोगों को, जिससे लोग ओवरऑल डिजिटली लिटरेट तो हो ही सके। बट साथ ही साथ कभी कभी बहुत लोगों को तो इंटरनेट को प्रॉपरली ब्राउज करना भी नहीं आता, लोगों को डर लगता है दैट कहीं मोबाइल ना ख़राब हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, मोबाइल नहीं ख़राब होता। तो लोगों को बेसिकली सिखाया जाएगा दैट देखो इंटरनेट को हमें बिल्कुल ब्राउज करना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। सेक्सटॉर्शन जो होता है वो सब से कैसे बचा जा सके, तो ये सब चीज़ों को पुलिस को भी थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझ रहे हो बात। उसके बाद डार्क नेट सर्विसेज क्या होते हैं, उसके रिपरकशंस क्या है, ट्रॉलिंग जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं दैट साइबर बुलिंग जो होता है, तो उन सब जो चीज़ों से कैसे बचा जा सके, या फिर किन को कंप्लेन करना चाहिए इस सब सेक्टर में। आइडेंटिफाई थ्रेफ्ट, जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उन सब प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को बेसिकली यहाँ पर इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में सामने रखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रैफिक इज़ क्लोज्ड इन नेशनल हाईवे 53। आपको तो पता है क्यों रीज़न में मेनली हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है आपका जाकर फ्लडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो फ्लडिंग एक्टिविटीज़ आसाम में हद से ज़्यादा बढ़ गया। आसाम की अगर बात करें तो ये रीजन है, देखो ये वाला रीजन है आसाम, ठीक है। अब कौन सा रीजन के बारे में यहाँ पे बात किया गया, यहाँ पे बात किया जा रहा है आपका
NH53, तो देखो हम लोग सारा NH ही देख लेते हैं ओवरऑल अगर देखोगे तो, ठीक है। NH31 है, 52 है, 52 है, इधर देखो ये है 53, देख रहे हो ये वाला 53, ये हलीकांडी डिस्ट्रिक्ट भी है ना। तो इस रीजन में बेसिकली इस NH को बंद किया गया है। तो एज सच उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ NH परस्पेक्टिव में दैट कौन से मेन नेशनल हाईवेज़ है उन सबको अगर याद रखना हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना वो ऑल टाइम हाई छू चुका है, ठीक है। GS3 पर्सपेक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हो, आसाम ट्रिब्यून में यह क्लियरली मेंशन किया हुआ था ना। सवाल होता है दैट FDI हम लोग बोलते हैं तो होता क्या है भाई, FDI बहुत सुनते हैं दैट सरकार ने FDI रिलीव कर दिया, इन देश में बहुत सारे FDI आ रहे हैं। ये FDI है क्या? देखो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना। कोई भी एक कंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली कंट्री के बिजनेस या फिर वहाँ के कॉरपोरेट जो चलता है ना उनके फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेसिकली FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब देखो ये क्या है, ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सा बात है, ये फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही ना हुआ जी। अब सोचो आपका इंडिया में एक कंपनी है XYZ, है ना। अब USA का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको आपके कंपनी का पोटेंशियल पता चल गया। अब सरकार ने अगर इस कंपनी के इन जनरल ऊपर अगर बोला गया दैट हाँ आप FDI कर सकते हो, तो वो क्या करेगी, आपके कंपनी को कांटेक्ट करेगी और बोलेगी दैट देखो मैं तुमको 10 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, आप अपने कंपनी का 40% शेयर मुझे दे दो आप, है ना। तो आपको भी लगेगा दैट हाँ यार मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, तो आप उनसे 10 करोड़ रुपए लोगे और आप उसको 40 करोड़ रुपए 40% अपने कंपनी के वैल्यूएशन का हिसाब से उनको दे दोगे शेयर, है ना। अब 10 साल बाद अगर सोचो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन अगर 100 करोड़ रुपया हो गया, तो टेक्निकली इसका 40% है, मतलब वो उसका कितना हो गया, 40 करोड़ रुपया उसका हो गया। तो वो बोलेगा देखो भाई अभी मेरे को जाना है तो मेरे को वो 40 करोड़ रुपया दे दो मेरे को, और इन्वेस्टमेंट आपका उस कंपनी में नहीं करना है। तो आप भी सोचोगे चल भाई सारा शेयर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप भी उसको 40% के हिसाब से जो है 40 करोड़ रुपया दे दोगे और सारा परसेंट आपके पास आ जाएगा, समझ लो। तो ओवरऑल ये जो पैसे दिए हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ऐसा तो नहीं ना दैट हाँ चलो भाई आपके कंपनी के में लगाता हूँ मैं 10 करोड़ और एक हफ्ते बाद मैं उठा लूँगा आपसे, ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर FDI होता है ना वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के ऑप्टेन में किया। अब लॉन्ग टर्म अगर होगा तो ऑब्वियस सा बात है दैट जिस कंट्री के ऊपर FDI आएगा वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होएगा, है ना, कॉमन सेंस सा बात है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया यहाँ पर दैट FDI होता ही है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, जिससे कोई भी फॉरेन कंट्री में बिजनेसेस को बढ़ाया जा सके। यह कॉमन है ओपन इकोनॉमीज में ज़्यादातर, जहाँ पर स्किल्ड वर्कफोर्स होती है और गुड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे सोचो 2 कंट्री लेता हूँ मैं, एक हो गया इंडिया, एक हो गया पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हद से ज़्यादा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर देखोगे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। देखो आपके अलग मतभेद हो सकते हैं पॉलिटिक्स में, मेरे अलग मतभेद हो सकता है, बट स्टिल ओवरऑल अगर इंडिया का पॉलिटिक्स देखोगे तो स्टेबल तो रहता है ना जी। पाकिस्तान की तरह ऐसा तो नहीं ना दैट 2 साल चला उसके बाद निकाल दिया इसको, फिर 3 साल कोई सरकार चली उसको निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पे कंटिन्यूसली चलते रहता है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी वहाँ इन्वेस्टर सोचेंगे चलो भाई ये रीजन अच्छा होगा शायद, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आता है। उसलिए तो बोला गया ना, देखो ना FDI इनफ्लो हिट्स ऑल टाइम हाई। अब देखो वहीं पर देखो पाकिस्तान में FDI उल्टा जा रहा है, पाकिस्तान से हट के उल्टा भागते हैं लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार ही अनस्टेबल है। सरकार अगर अनस्टेबल होगा तो कौन चलाएगा उसके इकोनॉमी को, ठीक है। तो अगेन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी डरते हैं, समझ लो बात। तो FDI ब्रिंग्स मोर देन सिंपली मनी। जी हाँ, सिर्फ पैसा ही नहीं लाता है, ये स्किल्स भी लाता है, टेक्नोलॉजी भी लाता है, नॉलेज भी लाता है जी। क्योंकि जैसे सोचो मार्क जुकरबर्ग ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो सोचेगा ना जी 2-3 साल में मेरा पैसा 10 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, चाहेगा ना। तो वो भी अपने देश से सोचेगा, उसके कंपनी में अगर कोई स्किल्ड अगर बहुत अच्छा स्किल्ड लेबर रहेगा तो वो बोलेगा आप इस कंपनी में जाओ और आप उसका सहायता करो, ठीक है। तो अगेन
ये अच्छा स्किल्स भी आया है ना, टेक्नोलॉजी भी कुछ देगा, क्योंकि चाहेगा ना वो दैट हाँ जल्दी से जल्दी ये कंपनी भी ग्रो करे, क्योंकि उसे तो पैसे से मतलब है, बिजनेसमैन को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, खत्म बात है ना। तो वही चीज यहां पर भी बोला गया है, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट टू बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस सैलरीज। जी हाँ दोस्तों, अब अगर वही कंपनी अगर आप यूएसए में चलाओगे, यूएसए में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। वही चीज़ अगर आप इंडिया में खोल रहे हो तो इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, तो कम पैसे आपको देने पड़ेंगे। फॉरेन इंटरप्राइजेस जो है पार्टिसिपेटिंग इन एफडीआई आर क्लोजली इन्वॉल्व इन अदर कंट्रीज डे टू डे ऑपरेशंस। जी हाँ दोस्तों, दूसरे कंट्रीज के डे टू डे ऑपरेशंस में जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी इसमें हो जाता है। तो मेन तो आपको जानना था दैट हाँ एफडीआई होता क्या है। नेक्स्ट इज इंडियन एक्सप्रेस से ये मतलब न्यूज़ लिया गया है रिगार्डिंग अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट। नाउ क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ऐसे बहुत सेक्शन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सिटीज़ में हमें देखने को मिल रहा है दैट अगर सिटी एरिया है ना वहाँ पे हीट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ जैसे सोचो ये पूरा रीजन है, ठीक है ना, ये पूरा एक कोई कंपाउंड है, ये रीजन में अर्बन एरिया है, ये रीजन में अर्बन एरिया है, ठीक है। तो इस दोनों में रिस्पेक्टिवली अगर सैटेलाइट से देखोगे तो आप यहाँ पे हीट जो है ना इस रीजन से काफ़ी ज़्यादा एमिट होता होगा, इस रीजन से भी सिमिलर हीट एमिट ज़्यादा होता होगा। बट यहाँ जहाँ पे गांव एरिया है या फिर जहाँ पे जंगल झाड़ है वहाँ पर लेकिन हीट ज़्यादा एमिट नहीं होता है, वहाँ पे तो नॉर्मल कंडीशंस रहती है। बट इस रीजन्स में हीट की कंसंट्रेशन, इस रीजन में हीट की कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा होती है। यह क्यों होता है? यह होता है अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट के कारण। ना वही सवाल होता है दैट अर्बन इन हाईलैंड इम्पैक्ट है क्या। देखो पहली बात तो GS1 से जोग्राफिकल फिनोमिनाज जो है ना डिफरेंट, उसमें से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट जो होता है ना ये भी एक अर्बन फिनोमिना ही है। नाउ इसमें होता क्या है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं इसको थोड़ा मिटा देना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अच्छे से आपको और बताता हूँ। चलो सोचो यहाँ पे अर्बन रीजन मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। अब गांव में क्या बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं? नहीं, गांव में क्या होता है झोपड़ी या फिर झोपड़ा, छोटा सा एकदम ऐसे करके झोपड़ी, ठीक है। अच्छा एनीवेज, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रोड्स होगा पक्का रोड होगा, है ना, कंक्रीट का रोड होगा, ठीक है, सारा कंक्रीट का रोड होता है। बिल्डिंग्स जो होता है यूजुअली ब्लैक कलर्स के होते हैं बहुत समय, अब देखो ब्लैक कलर के भी होते हैं, डिफरेंट अलग अलग रंग के होते हैं, है ना। बट बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, स्काई स्क्रैपर्स, लंबे लंबे इमारतें, गगनचुंबी इमारतें होते हैं, ठीक है। तो देखा जाता है दैट ओवरऑल अगर इस रीजन का आप हीट देखिएगा और इस रीजन का हीट देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 3 से 5 डिग्री आपका ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू दिस रीजन। ना ऐसा कैसे हो गया भाई, सेम ही लैटिट्यूड में लाई कर रहा है, ऑलमोस्ट आजू बाजू वाला ही रीजन है, तो इतना डिफरेंस कैसे आ जा रहा है? ये होता है ड्यू टू द फैक्ट दैट यहाँ पे जो देखो सरफेस एरिया ज़्यादा है ना जी। देखो यहाँ पे छोटा छोटा घर है, ठीक है, वो भी मड के बने हुए रहते हैं, है ना, कच्चा हाउस बना हुआ रहता है। बट यहाँ पर सारा पक्का हाउस, कंक्रीट का हाउस, राइट, कंक्रीट के रास्ते बने हुए रहते हैं, है ना। हाउस की जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो सन की जो रोशनी आएगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी ना ये हीट। ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब अगर करेगा तो वो रिलीज भी तो करेगा भाई मेरे, ठीक है। तो देखो वही चीज़ होता है ना, मतलब इसीलिए क्योंकि ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है ना सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण, तो इसलिए ये हीट भी बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, ठीक है। इसीलिए हमें लोकलाइज्ड रीजन में देखने को मिलता है दैट हीट जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ बोला गया है अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट, इसी को कहते हैं, ठीक है। नाउ रीज़न होता है कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहला तो है दैट कार्बन अब्जॉर्बिंग मटेरियल सच एज एसफाल्ट एंड कॉन्क्रीट्स हमें देखने को मिलते हैं अर्बन रीजन्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अर्बन एरियाज़ के वो उनके डार्क सर्फेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपको पता है दैट डार्क सर्फ के आप खुद बोलिए, ठीक है, एक जगह लाइट सरफेस है और एक जगह डार्क सरफेस है, तो सूर्य की रोशनी ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी या फिर ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट वाला सब्सटेंस। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना लाइट चीज़ों का एल्बिडो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सबसे बताइए तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका है? वाइट स्नो का, ठीक है। इसलिए कभी अगर आप स्नो क्लैप्ड माउंटेन में जाइएगा ना, आपको वहाँ के लोग मतलब वहाँ पे जो है एक काला चश्मा पहना दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको जिससे जो रोशनी है ना, मतलब बर्फ़ से जो टकरा के रोशनी आपके आंखों में आ रही है, उससे आप जिससे अंधे ना हो जाए,
इसीलिए ट्रस्ट में लोग अंधे भी हो जाते हैं। जी हाँ, इतना आप खुद सोचो ना, अराउंड 90% एल्बिडो है, मतलब 90% जो लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है ना। और वहीं पर आप अगर नॉर्मल जगह रह रहे हो वहाँ पर बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट होता है। आप कोई डार्क कलर का रूम में चल घुस जाओगे, वहाँ पे तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। इसलिए आप देखोगे गर्मियों के दिनों में अगर आप कभी भी ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनो और वाइट कलर का टी शर्ट पहनो, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनोगे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। पता है क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का टी शर्ट जो है ना वो आपका गर्मी को भी सोख रहा है ना यार आपके इसमें, तो इसलिए ऑटोमेटिकली आपका बॉडी को ज़्यादा गर्मी लगती है। बट वहीं पर वाइट कलर का टी शर्ट ज़्यादा गर्मी नहीं सोखती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों टॉल बिल्डिंग्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स मैंने बात बोल ही दिया दैट बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, तो इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी जो वायु बहती है ना, दैट इज़ विंड जो बहती है, उनको भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब इससे क्या होता है, विंड स्पीड घट जाता है। इससे क्या होगा, विंड स्पीड अगर घटा तो ऑब्वियस सा बात है नेचुरल कूलिंग जो हो रहा था वो भी घट गया। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्बन एरियाज जहाँ पर होंगी मतलब ट्री कवर कम होंगी मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम होगा और मतलब ऑटोमेटिकली समझ लो दैट अमाउंट ऑफ कार्बन जो प्रेजेंस है उस रीजन के एटमॉस्फेयर में, उस लोकलाइज्ड रीजन के एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपको ऑटोमेटिकली वार्मिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बोला गया। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक रीजनल ऑफिस सेटअप कर रही है गुजरात में, जिससे यह फंड कर सके और मॉनिटर कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश भी ना। बांग्लादेश में क्यों भैया? क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर देखोगे वो तो ब्रिक्स ने बनाया हुआ था। ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो कि एक मल्टीलैटरल बैंक डेवलपमेंट है। तो पहले तो हम लोग ब्रिक्स बैंक के बारे में, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ लेते, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइएगा दैट ये क्यों बांग्लादेश में भी इन्वेस्ट करना चाहती है। देखो, ब्रिक्स बैंक की अगर बात करें या फिर जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसके बारे में बातचीत की गई थी 5वां ब्रिक्स मीटिंग में, जिसको डरबन साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया था 2013 को। और फाइनली उसके बाद एक निष्कर्ष निकला दैट हम लोग एक ब्रिक्स बैंक खोलेंगे जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलेंगे। सो 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया गया एट 6th ब्रिक्स मीटिंग। कहाँ पर? फोर्टलेजा में, ब्राज़ील में। और इसीलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था दैट फोर्टलेजा डिक्लेरेशन है ना, तो वो किस चीज़ से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो, इसलिए बोलता हूँ इन बिटवीन द लाइन्स थोड़ा ध्यान से देखो। द बैंक इज सेटअप टू फॉस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन। जी हाँ, बैंक इसलिए सेटअप किया गया है जिससे ऑफ कोर्स ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में तो ग्रेटर फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन हो ही है ना, बट साथ ही साथ मेक श्योर करना दैट इन 5 जो मेजर इमर्जिंग मार्केट्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वो कैसे आजू बाजू वाले कंट्रीज को हेल्प भी कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो भी वोटिंग की जाती है ना, हर कंट्रीज का अपना सिंगल वोट होता है। ऐसा नहीं दैट कोई देश ने अगर ज़्यादा पैसा दिया तो उसका वोटिंग राइट ज़्यादा हो गया, ना 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 ना। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स बैंक की, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें, हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है। और 2018 को जो है ना दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक को बेसिकली ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है ना, रूल्स एंड फंक्शंस की अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो बैंक क्या करेगी? रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। कहाँ? ब्रिक्स, और साथ ही साथ डिफरेंट अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में भी। और आपको तो पता ही है बांग्लादेश कितना बड़ा इमर्जिंग इकोनॉमी है, कितना बड़ा डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो उसके भी एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हो जाता है। वही चीज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी या फिर ब्रिक्स बैंक के द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगेन द हिंदू से लिया गया, जीएसटी काउंसिल प्रपोजल नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर्स एंड स्टेट्स। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के रूलिंग को अपहेल्ड कर दिया है दैट सेंटर अगर चाहे तो दे कैन नॉट लिवाई आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टू ओशन फ्रीड फ्रॉम इंडियन इंपोर्टर्स। नाउ देखो मुद्दा क्या हो रहा था, आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, रिजीम है, पता है ना। एनीवेज, जीएसटी का भी डिफरेंट टाइप्स होता है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, 3 टाइप ऑफ होता है ना। अब देखो, सेंटर जीएसटी में सेंटर लगाता है,
ऑफ कोर्स एज स्टेट वाला स्टेट में। और इंटीग्रेटेड जीएसटी जब भी दो स्टेट्स के बीच में आपस में ट्रेड होता है ना, तब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। और इससे जो पैसा मिलता है वो पैसा जहां पर ट्रेड हो रहा है, जहां पर कंज्यूमर खरीद रहा है, उस स्टेट को जाता है। समझ रहे हो बात? क्लियर है यहां पर? अच्छा, अब ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना मैं जो यहां पर बोल रहा हूं। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना। जैसे दो स्टेट मान लो, एक मान लो आप गुजरात और दूसरा मान लो राजस्थान, ठीक है। अब गुजरात में तो सी बॉर्डर लाई मिलता है, बट क्या राजस्थान से सी बॉर्डर सटा हुआ है? नहीं, राइट, है ना। अब कोई अगर आप माल अगर यूएसए से मंगा रहे हो, है ना, उसको गुजरात में लाए और गुजरात में ही वो बिक गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड कब लगता है? जब इंटर स्टेट होता है ना। तो यहाँ पर तो इंटर स्टेट हो ही नहीं रहा है, बट अभी तक सेंटर क्या करती थी, उसमें भी पैसे लगाती थी इंटर स्टेट में। अरे भाई, इंटर स्टेट तो तब ना होगा जब गुजरात से ये माल आकर राजस्थान में गया होगा, या फिर मध्य प्रदेश में गया होगा, या फिर उत्तर प्रदेश में गया होगा, तब ना इंटर स्टेट चार्ज आप लगाओगे। तो वो आप कैसे चार्ज कर रहे हो, है ना। ये एक मेजर मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ठीक है, हाँ भाई, ऐसा तो सेंटर को नहीं करना चाहिए। और ऐसी भी नहीं है दैट जो जीएसटी काउंसिल जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का जो बात है ना, वो रिकमेंडरी इन नेचर है। जीएसटी काउंसिल्स रिकमेंडेशंस हैव अ परसुएसिव वैल्यू। ये परसुएशन करने के लिए अगर चाहे तो जीएसटी काउंसिल बोल सकती है, वो तो हक है, उसी लिए तो काउंसिल बनाया जाता है ना। बट ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया दैट ये जो भी बोलेंगी वो सेंटर या फिर स्टेट को करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल, साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर, जिससे वो जीएसटी के ऊपर कानून बना सकता है। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 246A। याद रखिए, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 246A वॉज रिसेंटली न्यूज़, बताओ भैया इसके बारे में, है ना। तो अब क्या करोगे? सो मेक श्योर ध्यान से रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस जजमेंट। इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो अनडाउटेडली गाइस दिस वुड हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑन वेरियस अदर मैटर्स। नाउ कौन से अदर मैटर्स भाई? जैसे बाई चांस अगर कोई भी टैक्स में स्टेट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो उसमें अगर स्टेट चाहे तो अपना कानून खुद से बना सकती है, ठीक है। रूलिंग ने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, जिससे कि जीएसटी काउंसिल सिर्फ एडवाइस ही दे सकती है और रिकमेंडेशंस ही दे सकती है रिगार्डिंग जीएसटी इशूज। ऐसा नहीं है दैट वो जो बोलेगी वही स्टेट या फिर सेंटर को मानना पड़ेगा, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू एक्सेप्ट सच एडवाइस एंड पास अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स इन लॉ इन प्योरली द डोमेन ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। चलो ठीक है। नेक्स्ट हिंदू से लिया गया है रेजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम, इन्होंने अपोज किया है द मूव जो कि सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, दैट सरकार बोल रही है दैट हम लोग बढ़ा रहे हैं मैरिज एज ऑफ वुमेन। अभी मैरिज एज ऑफ वुमेन क्या है? 18 साल, और इसको बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा? 21 साल। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड जो फोरम जो है ना, ये एक अम्ब्रेला बॉडी ऑफ चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लॉन्च किया गया था नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, पता होना चाहिए। उस साल जो है पीस के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज़, कैलाश सत्यार्थी और एक थी लड़की जिनका नाम था मलाला यूसुफजाई, जो कि पाकिस्तान की थी, राइट। तो दोनों को एक साथ मिलकर ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नाउ इट रिसेंटली अपीयर्ड बिफोर द पार्लियामेंट्री पैनल स्टडिंग द बिल ऑन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन। अच्छा, अब ये क्या बोल रही है दैट, ये बोल रहे हैं दैट नहीं नहीं ऐसा मत करो, 18 से 21 अगर आप करोगे ना तो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। क्या क्या रिपरकशंस है? ये बोल रहा है दैट देखो, वैसे यूथ, क्योंकि देखो आपने एडोलेसेंस का एज को तो बढ़ाया नहीं है, आपने तो वही रखा है दैट 18 साल से कम बच्चे जो को चाइल्ड माना जाएगा, और 18 साल से ऊपर तो वो रिस्पेक्टिवली इतना तो मतलब वोट दे सकता है। वोट दे सकता है मतलब क्या? शादी भी कर सकता है, ख़त्म बात। तो बहुत अब ये एज फ्रेम में 18 से 21 साल के एज फ्रेम के भीतर में बच्चे क्या होते हैं ना, मतलब बच्चे ही होते हैं यार लोग, मुझे तो यही लगता है। अगर आप लोगों में से भी कोई हो, आप लोग बच्चे ही हो, बच्चे ही मान के चलो, ठीक है, लड़कियों को छोड़ के, क्योंकि लड़कियों का बायोलॉजिकल एज रिस्पेक्टिवली मच मोर हायर होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़, राइट। बट स्टिल मैं ये मान के चल रहा हूँ दैट हाँ, ये भी बोला गया दैट अगर आप वैसा कर दोगे ना, दैट 18 से 21 साल कर दोगे, तो क्या होगा दैट सोचो कोई
19 साल की लड़की है ना, और इसको किसी से प्रेम हो गया कोई लड़के के साथ जिसका 21 साल है, या फिर कोई भी कुछ भी हो, चलो मान लो। तो अब क्या होगा, अगर ये शादी कर ले तो अब तो इस कानून के तहत तो वो क्रिमिनल मतलब क्या, दोषी है ना। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, दैट इसको जो है प्रताड़ना किया जा सकता है, दैट इज इसको प्रॉब्लम फेज में डाला जा सकता है, जिससे इनडायरेक्टली सोसाइटी में क्या होगा, पेट्रियार्कल वायलेंस जो है ना वो वुमेन के ऊपर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा उल्टा। सोचो ना, किसी की बेटी ने शादी कर लिया, अब बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लड़के को भी पकड़ लिया, दैट क्यों किया, अभी तो इसका तो 21 साल में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसको भी घर में टॉर्चर किया जाएगा, मारा जाएगा, दैट क्यों तुमने भागा था, ये क्यों किया था, क्यों क्या, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दैट ऐसा अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली पेट्रियार्कल वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो हमारे देश में। और ध्यान से देखना, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना आपको GS1 में, तो एटलीस्ट यू कैन राइट योर आंसर दैट हाँ कैलाश सत्यार्थी वाले ये 2 पॉइंट्स लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। बिल में जो सब कुछ अमेंड किया जा रहा है, हिंदू मैरिजेस एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1987, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को भी, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, सबको, स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, सबको बेसिकली अमेंड इस बिल के थ्रू हो जाएगा। करंटली क्या कानून है, देखो करंट जो कानून है उसको प्रिस्क्राइब करता है 18 साल, ठीक है, दैट 18 साल होना चाहिए वुमेन के लिए, और मेन के लिए जो है 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है ये लेकिन अलग है ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी अगर देखोगे ये जेंडर न्यूट्रल है ना। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, वो है 18 साल। वही ना मैंने स्टार्टिंग में बोला दैट एज ऑफ मेजॉरिटी तो अपना 18 साल रखा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875, राइट। बट वहीं पर अगर आप ऐसा कर ले रहे हो दैट हाँ मतलब वुमेन के लिए भी इसको 21 साल कर दोगे तो लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर हिंदूज अगर देख लीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 18 साल मिनिमम एज दिया गया फॉर ब्राइड, और 21 ईयर्स जो है मिनिमम एज दिया गया है ग्रूम के लिए, है ना। वैसे ही चाइल्ड मैरिजेस जो है दे आर नॉट इलीगल बट कैन डिक्लेयर्ड वॉइड एट द रिक्वेस्ट ऑफ माइनर इन द मैरिज। इनफैक्ट इन इस्लाम अगर देख लीजिएगा, मैरिजेस ऑफ माइनर हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड अंडर द पर्सनल लॉ। बट अगर ये कानून पास हो जाएगा तब लेकिन इस्लाम कानून में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है आपको जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है रिगार्डिंग पूरी हेरिटेज कॉरिडोर। नाउ ASI बोल रही है दैट उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट विदाउट प्रॉपर लाइसेंस इन प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल एरियाज ऑफ द मॉन्यूमेंट। देखो जो भी हेरिटेज प्रोजेक्ट होती है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम ही होता है उनकी रखवाली करना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये आपका जाके उड़ीसा में है तो उड़ीसा गवर्नमेंट की भी कुछ दायित्व तो बनती है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ कानून पास कर सकती है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला था इस रीजन को हम लोग पूरी हेरिटेज कॉरिडोर के तरह प्रमोट करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आया था ना उड़ीसा गवर्नमेंट का, वो 2016 को आया था, जिसके तहत वो चाहते थे दैट ये जो टाउन है पुरी का, इसको एक इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज हम लोग घोषित कर दें। क्योंकि अगर इंडिया में भी देखो दोस्तों, चार धाम में मेजर लेकिन पुरी भी आता है। पुरी देख लो आप लाके रामेश्वरम देख लो, ठीक है, द्वारका और बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये चारों लेकिन आपका मेन चार धाम में आता है ना। अब इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट चाहती है दैट क्योंकि ये मेन चार धाम में आता है तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट से मेक श्योर करेंगे हम दैट पूरी लेक और यहाँ पे मूसा रिवर भी रिवाइव हो सके, और साथ ही साथ यहाँ पे टूरिस्ट का फुटप्रिंट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करें तो ये एक वैष्णवाइट टेम्पल है जो क्या डेडिकेट किया गया है जगन्नाथ भगवान को, ठीक है, जो ऑफ कोर्स इज अ फॉर्म ऑफ श्री कृष्णा, है ना। नाउ टेम्पल जो है बिलीव किया जाता है दैट ये 12वीं सेंचुरी में बना हुआ था। किसके अंडर? किंग अनातावर्मन चोड गंगा देवा, ठीक है, ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। उसके अंडर बेसिकली 12th सेंचुरी में यह कंस्ट्रक्ट किया गया था। जगन्नाथ पुरी को कहा जाता है यमनिका तीर्था भी इसको कहा जाता है। नाउ ध्यान दीजिएगा, यमनिका तीर्था, यम हम लोग बोलते हैं ना यमराज, है ना, तो यम वही उसी यम का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यमनिका तीर्था मतलब ये ऐसा एक तीर्थ स्थान है जिसमें अगर कोई किसी ने तीर्थ कर लिया
तो जो यमराज है ना, जो कि गॉड ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, वो भी मतलब आपका जान लेट से लेंगे समझ रहे हो, मतलब ये माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं। एनीवेज, पूरी टेम्पल इज़ फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, रथ यात्रा तो खैर काफ़ी ज़्यादा पूरा इंडिया में ये फेमस है, पूरी का रथ यात्रा। नेक्स्ट, द हिंदू से लिया गया रिगार्डिंग ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडी पोल्स। नाउ क्या न्यूज़ में है? न्यूज़ में यह है दैट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया मध्य प्रदेश को दैट अगर वो चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है अपने राज्य में ओबीसीज को कोटा लोकल बॉडी इलेक्शंस में। नाउ कुछ दिन पहले ही एक ऐसा कांड हुआ था जहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है ना इस टाइप का कुछ रिजर्वेशंस दिया था, बट महाराष्ट्र का गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन दिया गया था ना उसको लेकिन नलीफाई कर दिया गया था। उसके अलग रीजंस थे और इसके भी रीजंस उसी डायरेक्शन में है, बट इन्होंने जो है एक्चुअल जो कानून के मुताबिक ये काम किया है इन्होंने, मध्य प्रदेश ने, राइट। लेकिन महाराष्ट्र ने तब के समय कानून के मुताबिक काम नहीं किया था। नाउ ओवरऑल इशू क्या है आप समझ ही गए होंगे दैट लोकल बॉडी इलेक्शंस मतलब या तो पंचायत या तो फिर वार्ड कमिश्नर्स की जो इलेक्शंस होती है ना, तो उन सब रीजन में अगर आपके राज्य में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ SC STs या फिर OBCs हैं, तो अगर आप चाहें ना तो उनको प्रॉपर कोटा भी प्रोवाइड किया जा सकता है, पता है ना। तो ना सवाल ये होता है दैट करंटली अगर देख लीजिएगा लोकल बॉडीज जो है ना मध्य प्रदेश में, वो कोटा तो उन्होंने कोटा प्रोवाइड किया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल कास्ट ट्राइब को पहले से था, है ना। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज मैनेज टू क्लियर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। अब ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के ऊपर ही डिसाइड किया जाता है। नाउ ट्रिपल टेस्ट फार्मूला होता क्या है, पहले तो यह डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस पूरा टॉपिक को जो है ना हम लोग फिर से अच्छे से देखते हैं, राइट। देखो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या होता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इस आइडिया दिया था ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का, जिसके तहत अगर कोई भी राज्य अपने राज्य में लोकल बॉडीज पोल में अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना चाहती है, उनको ट्रिपल टेस्ट फार्मूला से गुजरना पड़ेगा। पहले बात तो वो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है क्या, अगर आपको लग रहा है दैट आपके यहाँ पर OBCs हैं और आप OBCs को पर्टिकुलर इलेक्शंस में कोटा देना चाहते हैं, तो पहले तो आपको एक कमीशन का गठन करना पड़ेगा, है ना। अब उस कमीशन का काम क्या रहेगा दैट वो डेटा को क्वांटिफाई करे, प्रॉपर डेटा निकाले, एकदम प्रॉपर सर्वे करना पड़ेगा, प्रॉपर डेटा चाहिए, प्रॉपर डेटा के हिसाब से पता करना पड़ेगा दैट कितने लोग हैं OBC कैटेगरी के। अगर आपको पता चल गया, से फॉर एग्जांपल 1000 लोग में आपको पता चल गया 225 लोग OBC के हैं, ठीक है। अब ये अगर क्वांटिफाई डेटा आ गया, इसके बाद ही आप एलोकेट कर सकते हो रिजर्वेशन। वो भी ऐसा नहीं दैट कुछ भी रिजर्वेशन दे दो, ना, इनका जितना प्रोपोर्शन है ना उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर सोचिए इनका प्रोपोर्शन 5% है, तो आप लोकल बॉडीज में मात्र 5% रिजर्वेशन ही दे सकते हो। ऐसा नहीं दैट इनका प्रोपोर्शन 5% है तो दे दिया इनको 50% रिजर्वेशन, ना, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात, क्लियर है। तो ये 3 टेस्ट को आपको गुजरना पड़ेगा ना। अभी जो मैंने आपको बोला ना दोस्तों दैट महाराष्ट्र ने भी वैसा कुछ कांड किया था, बट उनके जो कानून है उसको रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगेन कमीशन का तो गठन किया था, बट उन्होंने क्वांटिफाइबल डेटा नहीं निकाला था। उन लोगों ने ऐसे ही बोल दिया दैट हाँ चलो इतना होना चाहिए इसलिए इतना रिजर्वेशन दे दो। ऐसे थोड़ा ना चलता है। कानून के इंडिया में रहोगे तो कानून के तरह ही आप कानून को मद्देनजर देखते हुए ही आपको काम करना पड़ेगा, जो क्या तब महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने नहीं किया था, इसीलिए वो चीज रद्द हो गया था। बट अभी क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला को पास किया है, इसीलिए एपेक्स कोर्ट ने भी बोल दिया है दैट ठीक है आप जो रिजर्वेशन देना चाहते हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। देखो यही मुद्दा आपको समझाना था मुझे, क्योंकि कब क्या क्या होता है ना दैट कभी कभी मैटर्स को हमें भीतर से समझना पड़ता है दैट चीज़ें एक्चुअली चल क्या रही हैं। नेक्स्ट, कार्बन फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूँगा। क्यों बोलूँगा पूरा पहले पढ़ो उसके बाद समझ में आएगा, राइट। मैं अभी बता देता हूँ। मैं आपको अभी पास्ट में जो है ना 2018, 19, 20 कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर। कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर कभी आ जा रहा है, कार्बन टैक्स के ऊपर कभी आ जा रहा है। तो बताओ ना कल को अगर कार्बन फार्मिंग के बारे में अगर आपको पूछ ले 2022 के प्रीलिम्स में, क्या शॉक होएगा? हो गए नहीं ना, राइट। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, इसीलिए अच्छे से पढ़ो। GS3 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कार्बन फार्मिंग बोला जा रहा है दैट आने वाले समय में इट कैन बी प्रूव टू बी वन ऑफ द प्रूडेंट वेज जिससे हम लोग जो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। नाउ इसमें होता क्या है,
कार्बन फार्मिंग जो है ना, ये एक सिस्टम है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का, जिसमें आप एग्रीकल्चर को प्रॉपरली ऐसे मैनेज करते हो जिससे कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड के भीतर ही कैसे कैप्चर किया जा सके, राइट। क्योंकि देखो, अगर कार्बन अगर रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, तब तो ग्रीन हाउस गैस बनाएगा, समझ लो बात। बट वही कार्बन को अगर आप कैप्चर कर ले रहे हो धरती के अंदर, तब क्या वो ग्रीन हाउस गैस बनेगा? नहीं ना, समझ रहे हो बात। वही चीज यहां पर भी बताया गया, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस दैट आर नोन टू इम्प्रूव द रेट ऑफ CO2, जिसके साथ CO2 रिमूव हो सके हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिससे हमारे प्लांट मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाए, है ना, एंड आई मीन कन्वर्ट टू द प्लांट मटेरियल्स एंड सॉयल ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। कार्बन फार्मिंग ये एक सक्सेसफुल हो जाता है, आई मीन सक्सेसफुल है व्हेन कार्बन गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम इन्हांस्ड लैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एक्सीड्स द कार्बन लॉसेस। ऑफ कोर्स यार, ऑब्वियस सा बात है, कोई अगर गेन तभी होगा ना जब कार्बन लॉस कम हो, राइट, वही है। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा हो, क्योंकि देखो एम क्या है दैट हमारे अगर धरती के अंदर ही कार्बन को कैप्चर किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, पता है। क्योंकि धरती में जो माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको भी कार्बन चाहिए होता है। जी हाँ, अगर प्रॉपर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया हुआ है कोई धरती में, तो वहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो प्रॉपरली थ्राइव कर सकते हैं। और इसको अचीव करने के लिए, कार्बन फार्मिंग को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स इंक्लूड कर सकते हैं। वो टेक्निक्स क्या हो सकता है? कंपोस्टिंग, क्रॉप्स को कवर कर देना, है ना, लाइव स्टॉक रेजिंग करना, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द बफर जोन्स। तो यही सब तो चीज़ें होती है, ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। बट यही चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा दैट ये की टर्म जो है ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, अगर एमिशंस देख लीजिएगा, अनडाउटेडली गाइज एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल GHG एमिशंस होता है। और अगर वही तो बोला जा रहा है ना, इसलिए तो कार्बन फार्मिंग के बारे में बात किया जा रहा है दैट क्यों ना हम एग्रीकल्चर में कार्बन फार्मिंग टेक्निक को इस्तेमाल करें, जिससे कार्बन की जो एमिशंस हो बाहर में, जिससे GHG एमिशंस इतना ज़्यादा हो रहा है वो कम से कम हो सके। इनफैक्ट अगर इंडिया की अगर बात करें तो कार्बन एमिशन ज़्यादातर लाइफ स्टॉक सेक्टर के कारण होता है और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के कारण होता है। अब क्या कार्बन फार्मिंग वायबल ऑप्शंस है? अरे क्यों नहीं है भाई। अगर इसको प्रॉपरली एक अगर मोडस ऑपरेंडी की तरह इस्तेमाल किया जाए ना, तो प्रॉपर बिजनेस मॉडल इस पर बनाया जा सकता है, जो क्या ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा ही फ़ायदा है ओवरऑल। नाउ इट कैन इंसेंटिवाइज आवर फार्मर्स, जिससे हमारे फार्मर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस इन देयर एग्रीकल्चर प्रोसेस, जिससे उनको हेल्प हो सके जिससे वो फोकस कर सके अलग कामों में भी। देखो अभी क्या हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके खेतों में कुछ आपने फसल उगाया है, ठीक है, चलो ठीक है, आप एक लेवल के बाद ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलता है किसानों को, आपको भी पता है, हमें भी पता है। बट हम मेक श्योर कर रहे हैं दैट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम अपने फार्म से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है दैट मार्केट में जो कार्बन को ट्रेड किया जाता है ना, तो वो वाला सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा दैट हाँ हमने इतना कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन किया है। उस सर्टिफिकेट को हम फर्दर बेच सकते हैं मार्केट में, समझ रहे हो बात। तो इससे तो फ़ायदा हुआ ना, मतलब इनडायरेक्टली क्या हम बोल सकते हैं दैट किसानों का इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी पता होगा, आपको पता होना चाहिए दैट तब एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 4/1000 के नाम से, है ना, जिसका मेन एम यही था दैट इंक्रीज करना सॉयल कार्बन को वर्ल्ड वाइड में, है ना, बाई जस्ट 0.54% ईयरली, जिससे ग्लोबल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है उसको बहुत हद तक ऑफसेट किया जा सके, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में अगर बात करें तो मेघालय जो है ये भी बहुत हद तक काम कर रही है ऑन द ब्लूप्रिंट ऑफ कार्बन फार्मिंग एक्ट, है ना, जिससे ये एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर रही है, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल का प्रोटोटाइप होगा, जो क्या फ्यूचर में इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन ने बहुत एक ट्रिमेंडस प्रोग्रेस दिखाया इन अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। समझ लो बात, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस तो अच्छा होता ही है, बट साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। और इस डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए दैट सिक्किम बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक इन द ईयर 2016, ठीक है ना।
अब आ जाते हैं पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये देखो, ब्लू कार्बन के बारे में पूछा गया था, है ना। कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के, देखो कितना पूछा जा रहा है। तो आप कैसे नहीं एज्यूम कर सकते हो दैट फ्यूचर में ये आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए आप भी थोड़ा अच्छे से ध्यान पढ़ना, ठीक है। एमसीक्यूज में आ जाते हैं दोस्तों। एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू कल जो पूछा था हम लोगों ने रिगार्डिंग गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में, दो ऑप्शंस हम लोगों ने दिया था, ठीक है, जिसमें यूजीसी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही अब पहले ही गलत कर दिया, और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल खैर सही था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर है। दूसरा स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट जो है उसके बारे में दो ऑप्शंस दिए गए थे, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही था, दूसरा गोवा हैज़ बिकम मैक्सिमम, ना 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 ना, गोवा नहीं था बेसिकली। अगर स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक मैप, एक चार्ट भी दिखाया था जहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब टॉप में लाई कर रहा था। तो एनीवेज गोवा वाज नॉट देयर, तो उसके बाद गुजरात भी था, है ना। तो अगेन दूसरा वाला विल बी द रॉन्ग आंसर एंड फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है, ऑफकोर्स कहाँ, गुजरात में, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। और करेक्ट सीक्वेंस जो है बीएसी, जिसमें ऑलमोस्ट सब ने ही बीएसी 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 डीएसी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन आप क्या कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बीएसी बीसीसी आपने कर दिया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी बीसीसी हुआ है। सीसी क्यों दे रहे हो आप, बी में बी ऑप्शन, अच्छा आपने शायद ये गोवा को ध्यान से नहीं, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं यार, ये छोटा मोटा गलती होता है, बट ध्यान से ये अभी अगर गलती नहीं करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। फ्यूचर में जब आप पेपर के सामने बैठोगे तो भी गलती करने के कम प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे आपके, है ना। एनीवेज नरगिस सुल्तान ने और भी कुछ लिखा है, अच्छा वेल्थ कंसंट्रेशन को रिलेटेड नरगिस आपने लिखा है, ओके नरगिस, मैंने आपको शायद कल कुछ हमारा क्वेश्चन अलग था ना, हमने क्या पूछा था आपसे, हमने पूछा था ये वाले में, है ना, दैट कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है, और कुछ कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम है। तो मैंने यह क्वेश्चन पूछा था दैट आप नीचे कमेंट सेक्शन में यह लिखना दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है या फिर क्या फ़ायदा होता है, और इससे क्या नुकसान फ़ायदा होता है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देकर आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट सुनना। वेल्थ कंसंट्रेशन यहाँ पे बोला जा रहा है चंडीगढ़ के में सबसे ज़्यादा वेल्थ कंसंट्रेशन है, दैट इज़ वहाँ पे अमीरों के पास जो है ना 80% ऑफ इनकम तो उनके पास ही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे सोचो, हर एक, चंडीगढ़ ले लो, दिल्ली ले लो, पंजाब, गोवा, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय, सबको ले लो, ठीक है। अब आप मान के चलो दैट ये सारे रीजन्स जो है यहाँ पर एक एक मतलब 10-10 करके लोग रह रहे हैं, ठीक है, 10 ही लोग रहते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट में, जो भी हर एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में। एक एग्जाम्पशन ले लो भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मान लो दैट इस हर एक राज्य में जो है ना 1000 रुपये इकोनॉमी में चल रही है, तो टेक्निकली अगर इक्वलिटी होनी चाहिए तो क्या सबको मैं बोल सकता हूँ दैट 100 रुपये मिलने चाहिए, सबके पास 100 रुपये होने चाहिए ना यार, अगर इक्वालिटी प्रिवेल करवाना है तो, है ना। बट वेल्थ कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ दैट बाई चांस सोचो यहाँ पे 2 ही लोग अमीर है इस राज्य में, ठीक है, चंडीगढ़ ही ले लो, सोचो यहाँ पे सिर्फ ये वाला बंदा और ये वाला बंदा ही अमीर है, तो इन अमीर लोगों के पास जो है वहाँ का 80% ऑफ जो वेल्थ है उनके पास ही है, दैट इज 80% ऑफ 1000 कितना हुआ, 800 रुपये। 800 रुपये तो इनके पास ही है, ठीक है, और बाकी जो 8 बंदे हैं ना इनके पास बाकी 200 रुपये। समझ रहे हो बात, वेल्थ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है ना। यही चीज़ बोला गया चंडीगढ़ में। अगर वैसे देखोगे, अगर बाई चांस मैं सब स्टेट में मान के चल रहा हूँ 10 लोग हैं, 1000 रुपये होना चाहिए, है ना, अगर ऐसा है तो उसके हिसाब से चंडीगढ़ में अमीरों के पास 800 रुपये तो उनके पास ही है, मेजॉरिटी 80% तो पैसे उनके पास ही है। वैसे ही दिल्ली में 62% अमीरों के पास उतने पैसे हैं, पंजाब में 62% अमीरों के पास उतने पैसे हैं, गोवा में 55% अमीरों के पास उतने पैसे हैं। समझ लो बात। वैसे अब सबसे कम कितना है कि कहाँ पर है, बिहार में है ना। मतलब बिहार में बंदा सोचो ये अगर ये 2 अगर अमीर है ना तो उनके पास मात्र 3% ही है पैसे, मतलब एक्सेस में, है ना, ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स इस सेक्टर में अगर देखोगे इक्वालिटी के सेक्टर में तब तो बिहार टॉप में हुआ,
है ना। और बाद में कौन, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, त्रिपुरा, है ना, मतलब इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना। वेल्थ कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, मेघालय में भी वेल्थ कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली ज़्यादा नहीं है, आसाम में भी रिस्पेक्टिवली कम ही है। तो ये सब रीजन्स लेकिन रिस्पेक्टिवली बेटर काम कर रही है, ठीक है। यही चीज़ मैंने बोला था, दैट वेल्थ कंसंट्रेशन होना जो है ना वो बुरी बात होती है। हाँ, आप बोलोगे सर वहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादा है, देखो वो अलग बात है। तो वहाँ की सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ डिवाइस करनी चाहिए ना, जिससे जो अमीर, एक्सेस अमीर लोग जो है उनके ऊपर टैक्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आप अगर उनके ऊपर अगर 30-40% भी लगाओगे ना तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उनके पास पैसे ही इतने ज़्यादा है दैट आराम से निकल सकते हैं। अब बट अब गरीबों पर टैक्स लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, है ना। तो ये इस टाइप के कुछ कुछ पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। एनीवेज चलो ये तो बात की बात है। आज के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर दीजिएगा। कार्बन फार्मिंग के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। कार्बन फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दैट हेल्प्स the land store more carbon and reduce the amount of GHG that is released into the atmosphere. It also facilitates bold new agriculture business model that helps fight climate change, create jobs and save farms that might otherwise even unprofitable. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. दूसरा है जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड पूछा गया है आपको 2 स्टेटमेंट। जीएसटी काउंसिल्स रिकमेंडेशंस हैव अ परसुएसिव वैल्यू एंड वेयर नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर बट बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है Parliament and state legislature have equal, simultaneous and unique powers to make laws on GST under the Article 246. आपको बताना है कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next is which among the following falls under the Chardham sites in Hinduism? कामाख्या, तिरुपति बालाजी, पूरी या फिर अक्षरधाम। इसका भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिएगा। इनफैक्ट इसके साथ आप ये भी बतला लीजिएगा एक तो कौन इंक्लूड होता है और डिफरेंट अदर जो मेजर चार धाम है वो कौन कौन है वो भी लिख लीजिए नीचे, है ना। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।